हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम रैखिक निकाय को आव्यूह विधि से कैसे हल करेंगे यह हम सिखाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट यह टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग अलर्ट हो जाइए। अभी हम थोड़ी ही देर में रैखिक निकाय को कैसे हम आव्यूह विधि से सरल करेंगे यह हम सिखाएंगे। तो स्टूडेंट अब मैं स्टार्ट करते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत हम करते क्या हैं मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं स्टूडेंट। इसमें रैखिक निकाय दिया रहता है और इस रैखिक निकाय को पहले स्टेप में आव्यूह विधि यानी आव्यूह समीकरण में लिखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप यही है कि आव्यूह समीकरण में लिखते हैं। और दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप यही है जो आव्यूह समीकरण में आप लोग लिखे हो उसको ax इक्वल टू बी से तुलना कर देते हैं। क्या होता है स्टूडेंट दूसरा स्टेप? ax इज इक्वल टू बी से तुलना करेंगे तो कैपिटल A, कैपिटल X, कैपिटल B का मान निकल आएगा। और स्टूडेंट उसके बाद यह भी कहते हैं कि कैपिटल A गुणांक आव्यूह होता है, कैपिटल X चर स्तंभ आव्यूह होता है और कैपिटल B अचर स्तंभ आव्यूह होता है। ठीक है, यह द्वितीय स्टेप के अंतर्गत आता है, यह द्वितीय स्टेप के अंतर्गत आता है। और स्टूडेंट तृतीय स्टेप में गुणांक आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। जो तृतीय स्टेप है गुणांक आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह फाइंड आउट करती हैं। यही टर्निंग पॉइंट है, यही सबसे टिपिकल होता है। और स्टूडेंट मैं आपको यह भी बता दूं कि अलग से हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे फाइंड आउट करते हैं यह सब हम बताए हैं, उस पर क्वेश्चन भी करवाए हैं, उसके वर्किंग स्टेप भी समझाए हैं। तो वह सभी स्टेप इसमें भी फॉलो होंगे तृतीय स्टेप में। और स्टूडेंट चौथे स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मतलब सरल करते हैं। क्या सरल करते हैं? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। और मैं आपको बता दूं तृतीय स्टेप में हम a इनवर्स कैलकुलेट किए हैं, वह a इनवर्स इसी में पुट करते हैं। जब x इक्वल टू a इनवर्स b होता है तो x का मतलब यह चर स्तंभ आव्यूह है। तो चर स्तंभ आव्यूह का मतलब यह सिंगल स्तंभ का होगा, मतलब एक स्तंभ का होगा। x1 x2 x3, मान लो n वेरिएबल है तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। और स्टूडेंट राइट हैंड साइड में a इनवर्स b को जब आप सरल करोगे, a इनवर्स b का जब हम गुणा करेंगे तो एक स्तंभ वाला अचर स्तंभ आव्यूह बनेगा। ठीक है, दोनों आव्यूह का आर्डर समान होगा, वहां से हम कंपेयर करके वैल्यू को निकालेंगे। यही नियम है स्टूडेंट। तो चलो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। पहले विधि समझाएंगे, अगर समय रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलो यहां पर देखा जाए। तो यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं रैखिक निकाय। रैखिक निकाय, निकाय को आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से सरल करना, सरल करना, सरल करना या हल करना। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इंग्लिश में भी लिखते हैं सिस्टम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके स्टूडेंट, यह हेडिंग है। ठीक है, तो चलो अब यहां पर क्या करते हैं, रैखिक निकाय को लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको यह बता दूं कि रैखिक निकाय क्या होता है। रैखिक निकाय यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें n इक्वेशन n वेरिएबल होते हैं। समझ में आया? n समीकरण और n चर होता है।
उसी को रैखिक निकाय बोलते हैं सामान्य तौर पर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको यह भी बता दूं, जिसमें दो समीकरण और दो चर होते हैं उसको युगपत समीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जिस समीकरण में n चर और n इक्वेशन हो अर्थात समीकरण हो तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक निकाय बोलेंगे। जब दो से अधिक चर और दो से अधिक समीकरण तो उसको रैखिक निकाय के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो अब हम काम करते हैं इस पर। सबसे पहले हम रैखिक निकाय कंसीडर करें तो किया जाए। माना कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn n चर हैं। इस प्रकार से हैं यानी n चर है तो n समीकरण बनेगा। तो उसी n समीकरण को मैं यहां लिखता हूं, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस एंड सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू b1 a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस डॉट डॉट a2n xn इज इक्वल टू b2 a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 प्लस डॉट 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 a3n xn इज इक्वल टू b3। ठीक है, देखो तीन इक्वेशन हम लिख लिए। अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर हम लिखेंगे ith समीकरण। तो यहां से हो जाएगा ai1 x1 प्लस ai2 x2 प्लस ai3 x3 प्लस एंड सो ऑन ain xn इज इक्वल टू डॉट डॉट ये bi हो गया। ओके स्टूडेंट, और यहां से देखो डॉट 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 डॉट। अब यहां से क्या होगा, यानी इक्वेशन लिखेंगे an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 प्लस एंड सो ऑन an xn इज इक्वल टू डॉट डॉट bn। तो इसी समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रैखिक निकाय बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, जब दो समीकरण दो चर होता है वह युगपत समीकरण कहलाता है। जब थ्री समीकरण और थ्री चर हो तो उसी को रैखिक निकाय बोलते हैं। ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हो थ्री चर वाला युगपत समीकरण, किसी बुक में मेंशन है वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यह हम रैखिक निकाय कंसीडर किए हैं। अब मैं आपको यह बता दूं स्टूडेंट, इस रैखिक निकाय को जब आप सरल करोगे तो चर के मान प्राप्त होंगे। तो इसके चर क्या हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। इसके जो n चर हैं स्टूडेंट, इसी n चर के मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यह आपका रैखिक निकाय है, यह तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और इसी को सरल करना है तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, जरा अच्छे से समझो। जो रैखिक निकाय है ना स्टूडेंट, इसको हम आव्यूह समीकरण में लिख लेंगे। यह टर्निंग पॉइंट है। स्टेप नंबर फर्स्ट में यह जो रैखिक निकाय आपको दिख रहा है, इसी को क्या कर लेंगे हम, इसी को हम आव्यूह समीकरण में लिखेंगे। अब इसी का आव्यूह समीकरण लिखेंगे। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, ये तो क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, रेखीय निकाय को आव्यूह समीकरण में लिखने पर, आव्यूह समीकरण में लिखने पर
ठीक है, यही स्टेप फर्स्ट है स्टूडेंट। रैखिक निकाय को आव्यूह समीकरण में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो लिखा जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर अच्छे से एक बार समझ जाओगे ना तो काम बन जाएगा। कैसे आव्यूह समीकरण में लिखेंगे इस बात का आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं, ये टर्निंग पॉइंट है। अगर लिखने आ जाएगा तब तो उसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो स्टूडेंट मैं आपको यह बता दूं, आव्यूह समीकरण का मतलब होता है ax इज इक्वल टू बी। ए का मतलब होता है गुणांक आव्यूह। अब गुणांक आव्यूह का मतलब ये हुआ उसमें पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ एंड सो ऑन, nवां स्तंभ होगा। इसके मुताबिक तो nवां स्तंभ होगा। nवां स्तंभ का मतलब nवां पंक्ति भी होगा, यानी n स्तंभ और n पंक्ति वाला आव्यूह बनेगा। तो देखो स्टूडेंट, अब स्टेप नंबर फर्स्ट, ये टर्निंग पॉइंट है, अच्छे से समझो कैसे हम गुणांक आव्यूह बनाते हैं, यह समझो। यहां पर आप देख रहे हो स्टूडेंट ना x1 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 x1, तो जो x1 का गुणांक होगा ना स्टूडेंट, यह जो समीकरण दिया है ना, रैखिक निकाय जो दिया है ना, इसमें जो x1 का गुणांक होगा, x1 x1 x1, देखो यहां पर नीचे x1 का जो गुणांक होगा स्टूडेंट, यह गुणांक आव्यूह का पहला स्तंभ बना देगा। बन जाएगा ना। ऐसे ही स्टूडेंट जो x2 का गुणांक होगा, जो x2 का गुणांक होगा, x2 का गुणांक वह क्या करेगा, गुणांक आव्यूह का द्वितीय स्तंभ बना देगा। x3 का गुणांक क्या होगा, गुणांक आव्यूह का तृतीय स्तंभ बना देगा। ऐसे ही स्टूडेंट xn का गुणांक, देखो xn का गुणांक क्या बनाएगा, गुणांक आव्यूह का n स्तंभ बना देगा। तो ऐसे ही इसके गुणांक को लिखते हैं। x1 का गुणांक, गुणांक आव्यूह का प्रथम स्तंभ, x2 का गुणांक आव्यूह का द्वितीय स्तंभ, x3 का गुणांक आव्यूह का तृतीय स्तंभ एंड सो ऑन। xn का गुणांक लेंगे तो गुणांक आव्यूह का n स्तंभ बनेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो गुणांक आव्यूह है वह n कोटि का वर्ग आव्यूह बनेगा। जो गुणांक आव्यूह है वह n कोटि का वर्ग आव्यूह बनेगा। बनेगा ना स्टूडेंट, बिल्कुल बनेगा। अब देखो क्या करेंगे, गुणांक आव्यूह n कोटि का वर्ग आव्यूह है, उसमें गुणा कर देंगे चर स्तंभ आव्यूह। अब चर स्तंभ आव्यूह क्या है, यह जो चर है ना, देखो ना x1 x2 x3 xn, यहां से देखो x1 x2 x3 xn। अगर प्रत्येक समीकरण का हम ऑब्जर्वेशन करें तो n नंबर ऑफ चर है, यानी n चर है ना, तो n चर से जो स्तंभ आव्यूह बन रहा है उसी से गुणा करते हैं। अर्थात स्टूडेंट गुणांक आव्यूह इंटू जो एक आव्यूह बनेगा वो आव्यूह क्या होगा, चर स्तंभ आव्यूह, जिसमें एक ही कॉलम होगा, यानी x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन xn तक बनेगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होगा, अचर स्तंभ आव्यूह, मतलब b1 b2 b3 bi एंड सो ऑन bn तक बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना काम करते हैं। तो यहां तक नोट करो, जो हम बताए हैं वह इसको इरेज करके वही हम काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो यहां तक नोट करो आप लोग। अब देखो स्टूडेंट, अब हम स्टेप नंबर फर्स्ट में काम कर रहे हैं। जैसे हम बताए थे ना वैसे काम कर लो। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो ये गुणांक आव्यूह है, तो गुणांक आव्यूह कैसे कहे थे लिखने के लिए, x1 का जो गुणांक है यानी a11, ठीक है, और यहां देखो a21 a31 एंड सो ऑन, ठीक है, an1 होगा। अब देखो यहां बीच में आएगा स्टूडेंट, यहां पर एक एलिमेंट और आएगा ai1, वो भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां से देखो a12 a22 a32, अब यहां से डॉट डॉट ai2 डॉट डॉट an2,
ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखो A13 A23 और A33 और यहां से देखो डॉट डॉट AI3 डॉट डॉट AN3, ठीक है। और इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, डॉट डॉट कर देंगे तो A1N, ठीक है स्टूडेंट, A2N A3N डॉट डॉट AIN और स्टूडेंट ANN होगा। ये गुणांक आव्यूह है n क्रॉस n का। देखो स्टूडेंट, ये जो पहला स्तंभ है ना, पहला स्तंभ है रैखिक निकाय के x1 का गुणांक है। दूसरा स्तंभ जो है रैखिक निकाय के x2 का गुणांक है। और जो तीसरा स्तंभ है रैखिक निकाय के S3 का गुणांक है। जो nवां स्तंभ है रैखिक निकाय के किसका गुणांक है? xn का गुणांक है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे हम गुणांक अवयव बना लेंगे। अब इसके साथ क्या रहेगा? इसके साथ जो रहेगा स्टूडेंट वो आपका चर स्तंभ अवयव। इसका मतलब जो चर है यानी x1 x2, ये जो माने हुए ना चर x1 x2 x3 से लेकर के xn, वो रहेगा। ये हो गया x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज इक्वल टू, अब क्या रहेगा? राइट हैंड साइड में अचर, अचर रहेगा, अचर स्तंभ अवयव। ये क्या है? ये चर स्तंभ अवयव बराबर अचर स्तंभ अवयव मींस b1 b2 b3 डॉट डॉट, बीच में देखो bi रहेगा। अगर नहीं भी लिखते, देखो मैं यहां xi नहीं लिखा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी गलत हो गया, इसी में ऑलरेडी है तो चाहो तो दिखा सकते हो। ये हो गया xi। अब यहां से डॉट डॉट bn हो गया। ये कितना है? n क्रॉस 1। ये भी कितना है? n क्रॉस 1। इसी को क्या बोलते हैं? आव्यूह समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या है? स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। अब इसमें देखो पहला समीकरण तो दिया है था रैखिक निकाय, वो पहला समीकरण था। ये मान लो दूसरा है, ठीक है। और स्टेप नंबर सेकंड क्या करेंगे? समीकरण सेकंड को ax इक्वल टू बी से तुलना करने पर, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? तुलना करने पर समझ में आ रहा ना? अभी जो आव्यूह समीकरण बनाए हैं मैं इसको सेकंड समीकरण मान लिया हूं। और यहां पर देखो स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे? समीकरण सेकंड को, जो आव्यूह समीकरण है, आव्यूह समीकरण को ax इक्वल टू बी से तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या होगा? ये क्या है? स्टेप नंबर सेकंड के अंतर्गत है, तो तुलना कर दिया जाए। तो जब तुलना करेंगे तो क्या होगा ये देख लो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या होगा? ये हो गया a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a2n, ठीक है। a31 a32 a33 a3n ai1 ai2 ai3 and so on ain dot dot an1 an2 an3 ann, ये डॉट डॉट, इसमें और सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ये a का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही देखो x का भी वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या मिला? x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn मिला। ठीक है, और ऐसे ही
बी का वैल्यू मिल जाएगा। बी का वैल्यू क्या मिला? बी का वैल्यू B1 B2 B3 एंड सो ऑन BI एंड सो ऑन BN हो गया। n क्रॉस 1, ये n क्रॉस 1, यहां पर कहीं क्या आएगा स्टूडेंट? xi डॉट डॉट। ठीक है, तो जब तुलना करेंगे तो a x b का मान मिल जाएगा ना। तो ये तो क्या रहा स्टूडेंट? ये स्टेप नंबर सेकेंड रहा। अब देखो स्टूडेंट स्टेप नंबर थर्ड क्या करेंगे, पहले यहां तक नोट करो। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, देखो अच्छे से। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे स्टूडेंट? ये जो लिखा गया ना ax इक्वल टू बी, स्टेप नंबर सेकंड में ax इक्वल टू बी को टेकन करेंगे। यहां से क्या करेंगे? a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इनवर्स से, अर्थात स्टूडेंट a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b, मल्टीप्लाई कर लिया प्री। अब इसको जो है एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, मतलब साचर्य नियम। तो a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो देखो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लगाए हैं? साहचर्य नियम लगाए हैं। देखो a का गुणा x में हुआ है, उसके बाद a इनवर्स से गुणा हुआ है। अब क्या किए हैं? a इनवर्स का गुणा a में करके उसके बाद x से गुणा करेंगे, यही तो साचर्य नियम होता है। तो वह नियम लगा देंगे, साइड में लिख सकते हो साचर्य नियम से। ओके स्टूडेंट, साचर्य नियम से हमें काम कर गए। अब देखो आपको पता है ना, भली बात आप लोग जानते हो। ठीक है, अब देखो इसको क्या हम पढ़ेंगे? ये आइडेंटिटी होता है। किसी भी आव्यूह का अगर हम व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मतलब तत्समक आव्यूह आता है। तो ये तत्समक आव्यूह है जिसको हम I से हम डिनोट करते हैं। IX इज इक्वल टू A इनवर्स B। साइड में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट A इनवर्स इंटू A, इट बिकम्स I। ठीक है, तो इसीलिए देखो मैं अंडरलाइन भी किया हूं, इसके प्लेस पर हम I लिख सकते हैं। ये तो आइडेंटिटी ला है ना, तत्समक आव्यूह में किसी भी आव्यूह से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस आव्यूह से मल्टीप्लाई करेंगे वही आव्यूह आता है, अर्थात I इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। यहां से साइड में लिख लो IX इज इक्वल टू एक्स। इसी को आइडेंटिटी लॉ कहते हैं और इसको इनवर्स लॉ कहते हैं। ठीक है, मतलब यह व्युत्क्रम नियम है और यह तत्समक नियम है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यह कैलकुलेट, जैसे ही x इक्वल टू A इनवर्स B, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो डायरेक्ट x इक्वल टू A इनवर्स B ले लेंगे। और स्टेप नंबर थर्ड में ही स्टूडेंट, स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे? A इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट, A इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। और स्टूडेंट मैं आपको समझा दूं कि पिछले लेक्चर में बकायदा A इनवर्स के बारे में हम आपको जानकारी दिए थे। याद करो स्टूडेंट, जब मैं बता रहा था A इनवर्स ज्ञात करने की विधि, इसके हम कार्यविधि भी बताए थे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे A इनवर्स। लगभग 4 स्टेप का था, मुझे याद है, और आप लोग भी पढ़े होंगे तो आप लोगों को भी याद होगा। वह 4 स्टेप यहां भी अप्लाई होगा। सोचो ये क्वेश्चन कितना बड़ा होगा, इसीलिए 8 नंबर में पूछा जाता है और हर साल आता है। जब प्रैक्टिस रखोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये A इनवर्स का मान यहां से हम ज्ञात कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4, चलो स्टेप नंबर 3 का काम यहां कर लेंगे, A इनवर्स का मान निकाल लेंगे। और स्टेप नंबर 4 में वो क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4, ये मैं इरेज करूंगा तभी स्टेप 4 बता पाऊंगा।
देखो स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो आप कैलकुलेट किए हो ना ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, बी का वैल्यू पुट करेंगे और गुणा करेंगे, दो आव्यूह का गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जब दो आव्यूह का गुणा करोगे ना तो आव्यूह मिलेगा। और मैं आपको यह भी बता दूं स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में अचर आव्यूह आएगा, अचर स्तंभ आव्यूह आएगा। और अचर स्तंभ आव्यूह जिसमें स्तंभ सिर्फ एक ही होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में चर स्तंभ आव्यूह आएगा, इसमें भी स्तंभ एक ही होगा। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट, दोनों आव्यूह के कोटि समान है। जब किसी दो आव्यूह के कोटि समान है, इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट, वह दोनों आव्यूह तभी बराबर होंगे उसके अवयव भी बराबर हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो वही यहां पर नियम लगा करके हम चर के मान निकाल लेते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट ये सिचुएशन आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे पर्टिकुलरली, तो ये x है, x का मतलब आ गया x1, x2, x3 एंड सो ऑन, xi एंड सो ऑन xn। ठीक है, ये xn है n क्रॉस 1। और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो अचर स्तंभ आव्यूह, अब चूंकि यहां सामान्य है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका शेप क्या आएगा, इसका मतलब जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो स्टूडेंट आएगा क्या, ये जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो c1, c2, c3 एंड सो ऑन ci एंड सो ऑन cn। ठीक है, और n क्रॉस 1। अब आप लोगों में से कोई b1 b2 नहीं लिखेगा, क्योंकि समीकरण में तो ऑलरेडी b1 b2 b3 था, और जब a इनवर्स इंटू b मल्टीप्लाई होगा तो अवयव बदल जाएगा ना स्टूडेंट। बदल जाने का मतलब मैं c से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये बात है। अब देखो दोनों आव्यूह समान है तो कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, x1 का वैल्यू जो होगा वो c1 होगा, x2 का वैल्यू c2 होगा, x3 का वैल्यू c3 होगा, x4 का वैल्यू c4 होगा, और इसी क्रम में स्टूडेंट xi का जो वैल्यू होगा ci होगा, और डॉट डॉट cn का जो वैल्यू, यहां से देखो डॉट डॉट मैं कर दिया, डॉट डॉट करने के बाद xi निकाला, फिर डॉट डॉट करने के बाद cn निकालेंगे। cn का मतलब क्या, सॉरी स्टूडेंट xn निकालेंगे, तो xn इज इक्वल टू cn। इस तरीके से चर के मान निकालेंगे, और इस तरीके से स्टूडेंट आव्यूह विधि से रैखिक निकाय को हम सरल कर लिए, अर्थात चर के मान प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही, केवल आप लोग नियम समझो। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन का मैं नोट दूंगा, और स्टूडेंट और उसके अगले लेक्चर में हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।